बात भारत के इतिहास के 12वीं सदी के पन्नों की है, जिसमें गजनी के तुर्की सुल्तान मोहम्मद गोरी ने सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत को लूटकर धनी राज्य बनने का ख्वाब देखा था और इसी इच्छा से उसने 1191 ईस्वी में भारत पर आक्रमण कर दिया और तराइन के इस प्रथम युद्ध में शब्दभेदी बाण शिक्षा में निपुण और उत्तर भारत के पराक्रमी राजा पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराकर बंदी बना लिया। तब मोहम्मद गोरी ने राजा पृथ्वीराज चौहान से जीवन का क्षमादान मांगा और क्षमादान मिलने पर वह वापस गजनी लौट गया। इधर कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी संयोगिता ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर पृथ्वीराज चौहान के पुतले को ही स्वयंवर की माला पहना दी और इसी अधिकार से राजा पृथ्वीराज चौहान जयचंद के दरबार से ही संयोगिता को अपने साथ ले गए। तब जयचंद ने गजनी के तुर्की सुल्तान मोहम्मद गोरी के साथ संधि करके दौलत देने की पेशकश की और खुद दिल्ली के सुल्तान बनने का ख्वाब देखने लगा। अत्यंत विशाल सेना के साथ जयचंद और मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान की सेना पर हमला कर दिया और 1192 ईस्वी के तराइन के इस द्वितीय युद्ध को मोहम्मद गोरी ने जयचंद की मदद से जीत लिया और बाद में 1194 ईस्वी के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को भी हरा दिया। तब मोहम्मद गोरी ने भारत के जीते हुए क्षेत्रों को अपने गुलाम और सेनापतियों को देकर अफगानिस्तान लौट गया और इन्हीं गुलामों में से एक तुर्की गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसकी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी को देखकर मोहम्मद गोरी ने आमिर ए आखूर के पोस्ट पर प्रमोट कर दिया था। इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में गुलाम वंश, जिसे स्लेव डिनेस्टी या मामलूक वंश या इलबारी तुर्क वंश के नाम से भी जाना जाता है, इसी की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में 1206 ईस्वी में की। मामलूक वंश जो है वो नाम इतिहासकार हबीबुल्लाह द्वारा दिया गया है। गुलामों को फारसी में बंदगाह भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं दिल्ली सल्तनत के वंश मतलब डायनेस्टी के नाम को याद रखने की ट्रिक को। गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब से गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सांस से सैयद वंश और लो से लोदी वंश। इनका कार्यकाल है गुलाम वंश का 1206 से 1290 ईस्वी तक, खिलजी वंश का 1290 से 1320 ईस्वी तक, तुगलक वंश का 1320 से 1414 ईस्वी तक और सैयद वंश का है 1414 से 1451 ईस्वी तक और लोदी वंश का 1451 से 1526 ईस्वी तक। इसमें लोदी वंश जो है अफगान का था और बाकी जितने भी वंश हैं वो सभी तुर्क के थे। अब वंशों की नींव रखने वाले शासकों के नाम याद रखने की ट्रिक को देखते हैं। ऐबक जल गया खिल बहा। ऐबक जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं वो गुलाम वंश के संस्थापक। जल से जलालुद्दीन खिलजी, ये खिलजी वंश के संस्थापक। गया से गयासुद्दीन तुगलक, जिसको गाजी मलिक भी कहते हैं, ये तुगलक वंश के संस्थापक। खिल से खिज्र खान सैयद वंश के संस्थापक और बहा से बहलोल लोदी, ये लोदी वंश के संस्थापक शासक थे। कई बार ये पूछ लेते हैं कि किस वंश ने दिल्ली सल्तनत के कार्यकाल में सबसे लंबे समय तक शासन किया, तो इसका ट्रिक है तुगल सखी। तू से तुगलक वंश, ग से गुलाम वंश, ल से लोदी वंश, स से सैयद वंश और खी से खिलजी वंश। तो सबसे ज्यादा समय तक तुगलक वंश ने शासन किया, फिर उससे कम गुलाम वंश ने, उससे कम लोदी वंश ने, उससे कम सैयद वंश ने और सबसे कम खिलजी वंश ने शासन किया। मोहम्मद गोरी के गुलाम सेनापति बख्तियार खिलजी ने 1194 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में था उसको जला दिया था। तो आइए जानते हैं दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के बारे में, जिसे स्लेव डिनेस्टी या मामलूक वंश या इलबारी तुर्क वंश के नाम से भी जाना जाता है और जो 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक चला। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव डाली थी और इस तरह दिल्ली सल्तनत के प्रथम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी और उसने सुल्तान की उपाधि कभी धारण नहीं की और वो मलिक और सिपाह सालार के टाइटल से ही खुश रहा था। उसे कुरान ख्वां मतलब कुरान का पाठ करने वाला, हातिम मतलब मदद करने वाला, लाख बख्श मतलब लाखों को दान देने वाला के नाम से भी जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु बख्तियार काकी की याद में दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य तो शुरू किया पर वो पूरा नहीं करा सका और गुलाम वंश के दूसरे शासक इल्तुतमिश ने इसका निर्माण कार्य पूरा किया। कुतुब मीनार के रिकंस्ट्रक्शन का काम फिरोज शाह तुगलक ने भी करवाया था और कुतुब मीनार के बगल में ही अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई मीनार बनवाई थी।
कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में दो प्रमुख इतिहासकार हुए, एक मिनहाज उस सिराज जिन्होंने तबकात ए नासिरी लिखा और दूसरा हसन निजामी जिसने ताज उल नासिरी लिखा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम और अजमेर राजस्थान में संस्कृत विद्यालय की जगह 2.5 दिन का छोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण कराया। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान मतलब पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने से हुई थी और उसे लाहौर में दफनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद 8 महीने के लिए उसका बेटा आराम शाह कमजोर और अयोग्य शासक के रूप में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा था। आराम शाह की हत्या करके बदायूं उत्तर प्रदेश का सूबेदार इल्तुतमिश, जिसका पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश भी था, 1211 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान बना था। इसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाई और इल्तुतमिश ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक और सबसे प्रसिद्ध शासक द ग्रेटेस्ट रूलर के रूप में जाना जाता है। उसने खलीफा से खिलअत का प्रमाण पत्र लेकर सुल्तान ए आजम की उपाधि प्राप्त की और इस तरह सुल्तान के पद की स्वीकृति लेने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान बना। इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम भी कहा जाता था। गुलाम का गुलाम मतलब गुलाम तो कुतुबुद्दीन ऐबक था और कुतुबुद्दीन ऐबक का भी गुलाम था इल्तुतमिश, इसीलिए गुलाम का गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश को। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुलाम इल्तुतमिश को सर ए जहांदार मतलब अंगरक्षकों का प्रधान मतलब बॉडीगार्ड्स का हेड बनाया था और अपनी बेटी का विवाह इल्तुतमिश से करवाया था। सभी प्रभावशाली पदों पर इल्तुतमिश के शासनकाल में नियुक्त व्यक्तियों को अमीर कहा जाता था। इल्तुतमिश ने विरोधी सरदारों को परास्त करने के लिए 40 भरोसेमंद गुलाम सरदारों का एक दल या काउंसिल बनाया था, जिसे चालीसा या तुर्कान ए चहलगानी कहा जाता है। इस तरह सुल्तान की सेना का निर्माण इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ। इल्तुतमिश ने तराइन के तृतीय युद्ध जो 1215 ईस्वी में लड़ा गया यादलोस को हराया। भारत में सल्तनत काल के दौरान इल्तुतमिश द्वारा इक्ता प्रणाली का प्रचलन किया गया था। इक्ता प्रणाली अरब की मौलिक प्रणाली थी जिसका उद्भव पश्चिमी एशिया ईरान में हुआ था। इसे दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश द्वारा लागू किया गया था। इसके अनुसार जो इक्तादार यानी इक्ता के धारक होते थे उसे उस ज्योग्राफिकल एरिया से रेवेन्यू और टैक्स कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी और इससे आए हुए जो पैसे थे, कर या फिर राजस्व से आए हुए जो पैसे थे, उसे मुक्ति अपने सैन्य और प्रशासनिक व्यय पहले पूरे करता था और उसे इस राजस्व से सुल्तान की सेवा के लिए सैनिक भी रखने पड़ते थे। दिल्ली सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था जिसे इक्ता या सूबा कहा जाता था। यहाँ का शासन नायब या वली या मुफ्ती द्वारा संचालित होता था। इक्ताओं को शिकों या जिलों में बांटा गया था जहाँ का प्रमुख अधिकारी शिकदार होता था जो एक सैनिक अधिकारी था। शिकों को परगनों में बांटा गया था और आमिल परगने का चीफ ऑफिसर होता था, मुख्य अधिकारी। मुशरीफ का काम था लगान को निश्चित करना। खालिसा भूमि जो थी वो सीधे सुल्तान के नियंत्रण में थी और खालिसा भूमि से प्राप्त आय सीधे सुल्तान के खाते में जाती थी। अबू अली हसन इब्न अली तुसी ने निजाम अल मुल्क की फारसी पुस्तक सियासतनामा में प्रारंभिक इक्ता व्यवस्था का विवरण दिया है। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त किया था और इक्ता प्रथा की दोबारा शुरुआत फिरोज तुगलक ने की थी, फिरोज शाह तुगलक। इल्तुतमिश ने हौजे सुल्तानी का निर्माण देहली ए कोहना के पास सुल्तानगढ़ी हौजे शमशी ईदगाह, बदायूं की जामा मस्जिद, अतरकीन का दरवाजा नौगौर में बनवाया था। उसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य भी पूरा करवाया था। मंगोल शासक जो चंगेज खान था, जिसका वास्तविक नाम तेमुचीन भी था, उसकी बेटी से उसके राजा ख्वारिज्म शाह का पुत्र जलालुद्दीन मंगबरनी प्यार करता था और चंगेज खान के डर से इल्तुतमिश से शरण मांगने आ गया था जलालुद्दीन मंगबरनी। तभी इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोल शासक चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर आक्रमण करने आ गया। तब इल्तुतमिश ने मंगबरनी की सहायता से इनकार कर दिया और इस तरह चंगेज खान के आक्रमण से बच गया। इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ जो कि बिहार में है वहां पर अधिकार करके राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के पास हिसामुद्दीन एवाज को हराकर उसकी जगह मालिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। इल्तुतमिश ने ही सबसे पहले भारत में सल्तनत काल में शुद्ध अरबी सिक्के भी चलाए, जिनमें दो महत्वपूर्ण सिक्के हैं, याद रखेंगे, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। सिक्कों पर टकसाल या मिंट का नाम लिखवाया गया था। करेंसी सिस्टम इल्तुतमिश ही लेकर आए, मिलिट्री सिस्टम इल्तुतमिश लेकर आए और इक्का सिस्टम भी इल्तुतमिश ने ही शुरू किया। मोरक्को यात्री
जो इब्न बतूता है, उन्होंने अपनी ट्रैवलर अकाउंट्स में लिखा है कि इल्तुतमिश के महल के सामने संगमरमर की 2 शेरों की मूर्तियों के गले में 2 घंटियां लटकी होती थीं, जिनको बजाकर कोई भी व्यक्ति सुल्तान से न्याय मांग सकता था। इल्तुतमिश ने सभी शहरों में काजी और अमीरदाद नामक अधिकारी नियुक्त किए थे। सल्तनत काल में सैन्य विभाग का जो प्रमुख था उसको दीवान ए आरिज कहा जाता था। इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी बनाकर सुल्तान के पद को हेरिडिटरी मतलब वंशानुगत बनाया। रजिया सुल्तान से पहले एक बात आपको बता दूं कि जो तुर्की अमीर थे, उन्होंने इल्तुतमिश के बेटे रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बैठाया था। उस वक्त उसकी माँ जो थी रुकनुद्दीन फिरोज की माँ शाह तुर्कान, उसी के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन में अननेसेसरी इंटरफेरेंस किया जाता था, जिससे परेशान होकर रुकनुद्दीन को हटाया गया और रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी तक रही और व्यक्तिगत दृष्टि से उसने भारत में पहली बार स्त्री के संबंध में इस्लाम की परंपराओं का उल्लंघन किया। जैसे कि रजिया सुल्तान ने पर्दा प्रथा छोड़ दी और पुरुषों की तरह चोगा मतलब काबा और कुलाह मतलब टोपी पहनकर राज दरबार में जाया करती थी। उसने राज्य की शक्ति को सरदारों या सूबेदारों में नहीं बांट करके सुल्तान के हाथों में पावर्स रखे तथा इस प्रकार उसने इल्तुतमिश के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राजतंत्र सोवरेन स्टेट के सिद्धांत का समर्थन किया, जो उस समय की परिस्थितियों में तुर्की के हित में था। रजिया सुल्तान ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर ए आखूर मतलब घोड़े का सरदार नियुक्त किया था। मोइनुद्दीन बहराम शाह ने उस वक्त नायाब ए मुमलकत नामक नए पद की स्थापना की। सबसे पहले यह पद रजिया सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले एतगीन नाम के नेता को दिया गया था। जब रजिया सुल्तान शासक बनी थी, तब भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान की हुकूमत मानने से इनकार कर दिया और रजिया सुल्तान ने भटिंडा पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन अल्तुनिया ने सेना को हरा दिया और रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया। रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया से ही शादी कर ली और दोनों दिल्ली की तरफ गद्दी पाने के लिए चल दिए, पर रास्ते में ही 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को कैथल, जो कि हरियाणा में पड़ता है, वहां जाट की कॉन्स्पिरेसी का शिकार हुई और यहीं पर रजिया सुल्तान की हत्या कर दी गई। इसके बाद बहराम शाह सुल्तान बन गया, पर उसे भी बंदी बनाकर उसकी हत्या मई 1242 ईस्वी में कर दी गई और दिल्ली का सुल्तान बना अलाउद्दीन मसूद शाह। बलबन ने षड्यंत्र करके 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया था, जो कि टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह किया करता था। बलबन ने अपनी बेटी का विवाह नासिरुद्दीन महमूद से किया था और बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। तो बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन। उसे उलुग खां के नाम से भी जानते हैं। बलबन नासिरुद्दीन महमूद का गुलाम और बाद में प्राइम मिनिस्टर भी बन गया था। गयासुद्दीन बलबन ने सुल्तान बनते ही सबसे पहला काम किया कि चालीसा दल जो है यानी तुर्कान ए चहलगानी, उसको नष्ट कर दिया, उसका दमन करके उसको समाप्त कर दिया। बलबन ने गढ़ मुक्तेश्वर के मस्जिद के दीवारों पर उत्कीर्ण शिलालेख पर स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा को वापस से स्थापित करने के लिए रक्त एवं लौह की नीति, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी अपनाई, जिसका मतलब था एनिमीज के लिए बहुत रूथलेस रहना और उनके लिए तलवार और खून करना उसकी नीति में था। दुश्मनों के लिए वो बहुत ही कठोर नीति अपनाते थे। दिल्ली सुल्तान बलबन ने प्रशासन की कठोर नीति अपनाई और बलबन के राजत्व सिद्धांत की 2 मुख्य विशेषता थी। पहला कि सुल्तान का जो पद है वो ईश्वर के द्वारा दिया जाता है और उनका जो स्थान है वो ठीक पैगंबर के बाद है। और दूसरा है सुल्तान का निरंकुश होना बहुत जरूरी है। दीवान ए अर्ज जो सैन्य विभाग है वो बलबन ने ही बनाया था। बलबन ने सिजदा मतलब प्रोस्ट्रेशन और पैबोस जैसी प्रथा भी चलाई। सिजदा का मतलब होता है नीचे झुककर घुटने के बल और ग्राउंड को यानी जमीन को सिर से छूना और किस करना, और पैबोस का मतलब है सुल्तान के सामने झुककर उनके पैरों को चूमना। ये जो है उनके दरबार में बलबन ने शुरू किया था। साथ ही साथ बलबन ने पर्सियन फेस्टिवल, जिसको नौरोज त्योहार कहते हैं, उसके मनाने की भी प्रथा आरंभ की थी। राजत्व की प्रतिष्ठा को उच्च सम्मान दिलाने का प्रयत्न बलबन ने किया था और राजा धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि, नियामत एक खुदाई है, ऐसा बलबन ने कहा। मान मर्यादा में उन्हें पैगंबर के ठीक बाद का स्थान दिया। किनको? सुल्तान को।
राजा जिल्ट अल्लाह या जिल्ले इलाही यानी ईश्वर का प्रतिबिंब है। उसने अपने पुत्र बुगरा खां से कहा था, सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। बलबन ने ईरानी बादशाहों के कई परंपराओं को अपने दरबार में आरंभ किया, जैसे कि उसने सिजदा और पैबोस की जो रीतियां आरंभ की वो ईरानी दरबार से ही आया, और प्रतिवर्ष फारसी त्योहार नौरोज को भी बड़े शानो शौकत से मनाने की प्रथा उसने शुरू की। बलबन ने अपना सेना मंत्री दीवान अर्ज इमाद उल मुल्क को बनाया था, जो अत्यंत ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति था। बलबन ने उसे वजीर के आर्थिक नियंत्रण से मुक्त रखा ताकि उसे धन की कमी कभी ना हो। बलबन ने खुद का मकबरा खुद ही बना डाला। कहाँ? महरौली में, आज के दिल्ली में, कुतुब मीनार के पीछे, अपने जीवन काल में ही बनवा लिया। भारत में प्रथम मकबरा है वो जो शुद्ध इस्लामी शैली में बना हुआ था। उसमें सबसे पहली बार मेहराब का यूज हुआ है। इसे वो दारुल अमन या इंसाफ का दरवाजा भी कहता था बलबन। बलबन के बाद उसका जो पौत्र था कैकूबाद, वो उसका उत्तराधिकारी बना, और अमीरों के एक गुट के नेता मलिक फिरोज जलालुद्दीन खिलजी जो है, उसी का नाम मलिक फिरोज भी है, वो अमीरों के एक गुट का नेता था। उसने ही कैकूबाद की हत्या कर दी और स्वयं गद्दी पर बैठ गया। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश का अंत हो गया और खिलजी वंश की शुरुआत हुई। तो खिलजी वंश को देखते हैं। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक चला, जिसमें जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना कर दिल्ली का सुल्तान बन बैठा और अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को अमीर ए तुजुक का पद दिया और अपनी बेटी का विवाह अलाउद्दीन खिलजी से ही कर दिया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में दक्षिण भारत पर अलाउद्दीन खिलजी का पहला आक्रमण देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के विरुद्ध हुआ। जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजा एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद में कर दी, जो आज के प्रयागराज उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसके बाद है अलाउद्दीन खिलजी का शासन, जो 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक चला। मलिक गलू के विद्रोह को दबाने के कारण अलाउद्दीन खिलजी को मानिकपुर की सूबेदारी मिली थी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में स्वयं को खलीफा या दूसरा सिकंदर या सिकंदर ए सानी भी घोषित कर चुका था। इस तरह वो दिल्ली का पहला सुल्तान बना जिसने स्वयं को खलीफा या सिकंदर ए सानी के नाम से घोषित कर दिया था। बलबन एवं अलाउद्दीन के समय अमीर जो है वो प्रभावहीन हो गए थे, उनका कोई प्रभाव प्रशासन पर नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी ही वो सुल्तान है जिसने इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया था। लैंड मेजर करने के बाद एरिया के बेसिस पर लगान का निर्धारण मसाहत कहलाता था। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी और पूरी तरह केंद्र के नियंत्रण में जो रहने वाली भूमि थी उसको खालसा भूमि कहते थे। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों के सर्वाधिक आक्रमण हुए। अलाउद्दीन के समय में मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षा के लिए उसने अपनी नई राजधानी सीरी जो दिल्ली में है वहां बनवाई और वहां सीरी फोर्ट या सीरी का किला भी बनाया। राज्य की राजधानी के आर्थिक मामलों को देखने के लिए दीवान ए रियासत नामक एक नए विभाग की स्थापना भी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुई। उसने वित्त विभाग जो बनाया उसे दीवान ए मुस्तखराज भी कहते हैं। साम्राज्यवादी युग का प्रारंभ अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से ही देखने को मिलने लगा। खुद को शामीक उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मुमनीन बताया और उलेमा वर्ग के प्रभार से मुक्त रहा। अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युग का विजेता, जनता का चरवाहा कहा था। अलाउद्दीन के देवतुल्य शौर्य से पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गई, यह लाइन जोधपुर के संस्कृत शिलालेख पर अंकित है। अलाउद्दीन का पहला सैन्य अभियान जो था 1298 ईस्वी में गुजरात के बघेल राजपूत शासक कर्ण के विरुद्ध था। इसमें मलिक काफूर को पकड़कर अलाउद्दीन खिलजी अपने साथ ले आया और अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण पर किया गया सबसे पहला आक्रमण प्रताप रुद्रदेव द्वितीय के विरुद्ध था, जिसमें प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने मलिक काफूर को संसार का प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा दे दिया था और मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल मलिक काफूर 1000 दिनारी भी कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी महत्वाकांक्षी था। उसने 1311 ईस्वी में कुतुब मीनार के पास लाल पत्थर और संगमरमर से अलाई दरवाजा बनवाया था। अलाई दरवाजा में सबसे पहले वैज्ञानिक ढंग से निर्मित गुंबद का प्रयोग हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया जमात ए खाना मस्जिद पूर्णतः इस्लामी शैली वाला पहला मस्जिद है।
निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में जमैयत खाना मस्जिद, 1000 खंबा महल और हौज ए अलाई का निर्माण करवाया था। इक्ता प्रणाली की जगह सैन्य अधिकारियों को एनुअल कैश पेमेंट दिए जाते थे सैलरी के रूप में। इस तरह से प्रति वर्ष नगद वेतन अपने सैन्य अधिकारियों को अलाउद्दीन खिलजी ने देना शुरू कर दिया और एक परमानेंट आर्मी बनाई। जबकि मंथली पे अगर पूछा जाए कि मंथली पे अपने सैन्य अधिकारियों को देने वाला सुल्तान कौन था, तो फिरोज शाह तुगलक ने मंथली पे देना शुरू किया था अपने सैन्य अधिकारियों। तो दीवान रियासत का क्या काम था? यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखने वाला एक विभाग था और बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन दीवान रियासत के द्वारा किया जाता था। शहना ए मंडी क्या था? प्रत्येक बाजार में बाजार का एक सुपरिंटेंडेंट होता था, मार्केट का एक सुपरिंटेंडेंट होता था, जिसे शहना ए मंडी कहते थे। बरीद का क्या काम था? बाजार के अंदर घूमकर बाजार का इंस्पेक्शन करना, निरीक्षण करना। मुनहियान या गुप्तचर एक ही नाम है, जिनका काम था गुप्त सूचना या स्पाइंग करना। घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू की थी। मद्यपान मतलब अल्कोहल, अमीरों छोटे फेस्टिवल्स पर बैन लगाने का काम अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीतकर चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख दिया। राज्य के विद्रोह का दमन करने के लिए उसने 4 ऑर्डिनेंस भी जारी किए, जिसमें 3 अध्यादेश थे कि अमीर वर्ग की संपत्ति जब्त करके उसे खालसा कृषि योग्य भूमि बनाकर रेवेन्यू में बढ़ोतरी की जाए और गुप्तचर प्रणाली का गठन किया जाए। दिल्ली में मद्य निषेध कर दिया गया और अमीरों के परस्पर मेल मिलाप और उनके उत्सवों समारोहों पर रोक लगा दी। राज्य कानून को जवाबीत कहते हैं और राजस्व व्यवस्था से भ्रष्टाचार और लूट को खत्म करने के उद्देश्य से उसने दीवान ए मुस्तखराज नामक विभाग की स्थापना की। खालसा भूमि ऐसी भूमि थी जो पहले लोगों के पास मिल्क इनाम या वक्फ के रूप में थी, वह सभी वापस ले ली गई और सारी भूमि संपत्ति, ग्राम, ये अन्न भूमि, ये सब सुल्तान के नियंत्रण में आ गई। इसे खालसा भूमि कहते। जमींदारों को खूतो भी कहा जाता था और वक्फ भूमि जो है वो गिफ्ट के रूप में दिया हुआ लैंड होता था। अलाउद्दीन खिलजी खालसा क्षेत्र या रक्षित क्षेत्रों का जो शासन है वो अपीर और शहना द्वारा करता था। तारीख ए फिरोज शाही जिसे बर्नी ने लिखा है, इससे अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण की जानकारी मिलती है और ये पता चलता है कि सरकारी धन से सहायता प्राप्त बाजार को सराय ए अदल भी कहा जाता था, जो निर्मित वस्तुओं का एक बाजार था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गई और इसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत ज्यादा पसंद थी। तब मलिक काफूर ने मुबारक खिलजी को कैद कर जेल में डाल दिया था और बाद में जेल से फ्री होकर दोबारा कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी सुल्तान बना और स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया और अल इमाम खिलाफत उल लह की उपाधि भी धारण कर ली। मुबारक खिलजी के वजीर खुसरो खां ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को मुबारक खिलजी की हत्या कर दी और दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और खुद को पैगंबर का सेनापति कहा। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय कुछ टैक्सेशन की बात कर ले हम। अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भूमि कर, जिसे खराज कहते हैं, इसके रूप में निश्चित किया और भूमि की जो पैमाइश थी उसकी इकाई बिस्वा थी, उसके आधार पर लगान निर्धारण करने को जाब्ता या जाविता भी कहा जाता था। आवास कर और चराई कर दुधारू पशुओं से संबंधित था। यह 2 नए कर लगाए गए। जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। ऐसा जियाउद्दीन बर्नी ने यह कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए दिया था। वह पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना आरंभ किया। अपनी व्यवस्था को लागू करने के लिए अलापहीन ने एक पृथक विभाग दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना की और अलाउद्दीन खिलजी ने परंपरागत लगान अधिकारियों, जिन्हें खुद मुकद्दम या चौधरी भी कहते थे, उनसे लगान वसूल करने का अधिकार छीन लिया था। उनके सारे विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए और उनकी जमीन पर टैक्स लिया जाने लगा। बाकी अन्य सभी लोगों से भी टैक्स लिए गए, जिसके कारण जो खुद थे मतलब जमींदार और बलाहार जो साधारण किसान थे, उनमें कोई अंतर नहीं रह गया। मिल्क जो राज्य द्वारा दी हुई संपत्ति होती थी, इनाम दिया होता था, इंदराज दिया होता था, पेंशन दिए होते थे और धर्म के लिए जो भी जमीन होती थी वो सारी जमीन छीन ली गई और खालसा जमीन बना दिया गया उसको। और अलाउद्दीन खिलजी ने खालसा जमीन पर 50% लैंड टैक्स मतलब आधा लैंड टैक्स खराज के रूप में निश्चित कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित कर लिया।
अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी कहते हैं, शुरू किया था। और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए दो प्रमुख कर थे, एक था घरी टैक्स और दूसरा था चराई टैक्स। घरी टैक्स घरों और झोपड़ियों पर लगाया जाता था, जिसको आवासीय कर भी कहते हैं, और चराई कर दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। खुद को उसने सिकंदर सानी कहा था और अपने सिक्कों पर भी सिकंदर सानी अंकित करवाया। बाजार नियंत्रण की प्रथा लागू की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, और उसने मंगोलों से युद्ध किया और उन्हें बाहर खदेड़ कर मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राणा कुंभा ने महमूद खिलजी पर विजय प्राप्त कर चित्तौड़ में विजय स्तंभ, जिसे कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं, 1440 से 1448 ईस्वी के बीच निर्माण कराया। उसने संगीत शास्त्र पर संगीत मीमांसा, संगीत राज आदि ग्रंथों का प्रणयन भी किया है राणा कुंभा ने। अब है तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक। सल्तनत काल के इतिहास में भारत में सबसे ज्यादा विस्तृत साम्राज्य अगर किसी वंश का था तो वो था तुगलक वंश, और ये तुगलक वंश ही है जिसने दिल्ली सल्तनत काल में सबसे लंबे समय तक शासन किया था। तो इसका पहला सुल्तान जो था वो था गयासुद्दीन तुगलक, 1320 से 1325 ईस्वी तक रहा। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्ष गयासुद्दीन तुगलक, जिसे गाजी मलिक या गाजी तुगलक के नाम से भी जाना जाता है, उसने खिलजी वंश के खुसरो खां को पराजित करके तुगलक वंश की स्थापना 8 सितंबर 1320 ईस्वी में की थी। दक्षिण के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में इसके काल में मिलाया गया, और सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में मिलाया जाने वाला जो राज्य था वो था वारंगल। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में एक तीसरे नगर तुगलकाबाद की स्थापना की थी, जहां 56 कोट के नाम से एक किला भी बनाया गया। गयासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन खिलजी के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को वापस लौटा दिया। गयासुद्दीन तुगलक के समय में लगान किसानों से पहले की तरह पैदावार का 1/5 से 1/3 भाग वसूल किया जाने लगा। राजस्व वसूली में सरकारी कर्मचारियों को हिस्सा न देकर उन्हें कर मुक्त जागीरें दी गई, मतलब टैक्स फ्री जमीन। नस्ल और बटाई की जो प्रथा है वो इसी के दौरान प्रचलन में रही। मशहूर सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के लिए एक लाइन कही, हनोज दिल्ली दूर अस्त, मतलब दिल्ली अभी दूर है। ये कई बार टिप्पणी आ जाता है एग्जाम में। 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का सुल्तान बने। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से 1351 ईस्वी तक चला। मोहम्मद बिन तुगलक को जौना खां या उलुग खां के नाम से भी जानते हैं। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सबसे ज्यादा विद्वान और शिक्षित शासक था, और खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान में निपुण भी था। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद, जिसे देवगिरी के नाम से भी जाना जाता है, वहां ट्रांसफर कर दिया उसने अपने कैपिटल को, मतलब अपनी राजधानी को। देवगिरी को उसने कुव्वत उल इस्लाम भी कहा। अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण, रक्त का प्यासा, परोपकारी, मनियरों का राजकुमार, ये सब मोहम्मद बिन तुगलक के लिए ही संज्ञा दी गई है। मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था और ज्वालामुखी के देवी मंदिर नगरकोट विजय 1337 ईस्वी के समय नष्ट कर दिया था। इब्न बतूता जो 1333 से 1347 ईस्वी तक भारत में रहा, मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री था, जो मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल 1325 से 51 के बीच भारत में आया था, और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। 1342 ईस्वी में उसे राजदूत बनाकर चीन भेज दिया गया था। इब्न बतूता ने अपनी किताब उल रहला नामक पुस्तक में अपनी यात्रा का विवरण प्रस्तुत किया है। उसने डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण भी लिखा है। खुरासान अभियान के लिए बने त्रिमैत्री संगठन में मोहम्मद बिन तुगलक, मंगोल शासक तरमासरीन और मिस्र के सुल्तान भी शामिल थे। खुरासान और कराचिल अभियान बहुत बड़ा असफल रहा, और इसमें काफी मिलिट्री लॉस और इकोनॉमिक लॉस मोहम्मद बिन तुगलक को सहना पड़ा। जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार तुगलक शाह के न्याय से भेड़िए को भी इस बात का साहस नहीं था कि वह किसी भेड़ की ओर देखे। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवान ए अमीर ए कोही की स्थापना की, और किसानों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कृषि कार्य के अधीन लाना इसका प्रमुख लक्ष्य था। भूमि पर कृषि अधिकार दिए गए और फसल चक्र की खेती की गई, मतलब क्रॉप रोटेशन, एक के बाद एक क्रॉप। दोआब में टैक्स में वृद्धि भी की गई, क्योंकि दोआब जो है सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र, मतलब फर्टाइल लैंड था।
मोहम्मद बिन तुगलक ने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह मतलब सुल्तान ईश्वर की छाया है यह लिखवाया। ईश्वर सुल्तान का समर्थक है यह अंकित करवाया सभी सिक्कों में। स्वर्ण सिक्कों को इब्न बतूता द्वारा दीनार की संज्ञा दी गई थी। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स कहा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने जिन प्रभासूर नामक जैन साधु के साथ विचार विमर्श किया था। बर्नी मोहम्मद तुगलक की 5 मुख्य योजनाओं का विशेष रूप से उल्लेख भी करता है। वो 5 योजनाएं कौन कौन सी हैं? दोआब में टैक्स की वृद्धि, देवगिरी को राजधानी बनाना, सांकेतिक मुद्रा जारी करना, खुरासान पर आक्रमण और कराचिल की ओर अभियान। मोहम्मद बिन तुगलक की जो सांकेतिक मुद्रा है, जिसे टोकन करेंसी या टोकन मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है, उसके तहत तांबे तथा मिश्रित कांसे का सिक्का चलाया गया और अत्यधिक विशाल सेना रखना ही इसका प्रमुख उद्देश्य था। मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जिसने भारत में कांसे और चमड़े, ब्रॉन्ज और लेदर की करेंसी चलाई। यह योजना बाजार में अव्यवस्था के कारण असफल रही। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया और इसके शासनकाल में क्रांतिकारी योजनाएं चली, जिसकी प्रमुख योजना मुद्रा व्यवस्था से संबंधित थी। सुल्तान ने तांबे तथा इससे मिश्रित कांसे के सिक्के जारी किए थे, जिनका मूल्य चांदी के सिक्के के बराबर था, जिसे सांकेतिक मुद्रा भी कहा गया। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जारी स्वर्ण के सिक्कों को इब्न बतूता दीनार कहता था। मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों होली में भाग लेता था। गैर तुर्कों और भारतीय मुसलमानों को भी सरकारी पदों पर नियुक्त किया गया था, जिसके कारण बर्नी ने उसकी कटु आलोचना की और ऐसे व्यक्तियों को छिछोरा, माली, जुलाहा, नाई, रसोइया आदि कहा। 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध जाते समय मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई, जिसके निधन पर बदायूनी ने लिखा है, सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, प्लीज आप देख सकते हैं विजयनगर साम्राज्य पर बनाया हुआ वीडियो। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने इसी दौरान 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की थी। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक या फिरोज तुगलक का शासनकाल आता है। 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी तक चला। 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक बना। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में कुतुब मीनार की 4थी मंजिल को काफी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज शाह तुगलक ने 4थी मंजिल की जगह 2 और मंजिलों का निर्माण करवाया। फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार के काम भी किए, जैसे कि उसने नियुक्ति के लिए एक दफ्तर, जिसे एम्प्लॉयमेंट ऑफिस या रोजगार दफ्तर कहा जाता था, इसको खोला और प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं एलिजिबिलिटी की पूरी जांच पड़ताल करने के बाद जैसा भी हो सके अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति दी और बिस्तर बेरोजगारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया। फिरोज शाह तुगलक संतों एवं धार्मिक व्यक्तियों को जागीर एवं संपत्ति दान में देता था और इसके लिए उसने एक विभाग बना रखा था, दीवान ए खैरात, जिसका काम था जो गरीब मुसलमान हैं, अनाथ स्त्री हैं और विधवा हैं, उनको आर्थिक सहायता देना और निर्धन मुसलमान लड़कियों के विवाह की व्यवस्था करना। राज्य के खर्चे पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज शाह तुगलक ही था। उसने दारुल सफा नाम के एक खैराती अस्पताल की स्थापना भी की, जिसमें अच्छे हकीम रखे। फिरोज शाह तुगलक को दासों का बहुत शौक था। उसके दासों की संख्या संभवतः 1,80,000 तक पहुंच गई थी और इसकी देखभाल के लिए उसने एक सेपरेट डिपार्टमेंट दीवान ए बंदगाह का गठन किया था। फिरोज शाह तुगलक ने टैक्स सिस्टम मतलब कर प्रणाली को धार्मिक स्वरूप देते हुए 24 कर समाप्त कर दिए और इसकी जगह शरीयत के अनुसार केवल 4 कर रखे। कौन कौन? खराज जो लगान था, खुम्स जो युद्ध में लूट का माल था, जजिया और जकात। उस्र का मतलब होता है मुसलमानों से लिया जाने वाला लैंड टैक्स, भूमि कर। खराज का मतलब है गैर मुसलमानों मतलब नॉन मुस्लिम से लिया जाने वाला लैंड टैक्स मतलब भूमि कर। जकात मतलब मुसलमानों पर धार्मिक कर जो संपत्ति का 40वां हिस्सा है। और जजिया मतलब गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर। खम्स यह लूटे हुए धन, खानों अथवा भूमि में गड़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति का 1/5 भाग हुआ करता था, जिस पर सुल्तान का अधिकार था। बाकी 4/5 भाग पर सैनिकों या खजाने को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अधिकार होता था। पर फिरोज शाह तुगलक को छोड़कर अन्य सभी शासकों ने 4/5 हिस्से को भी
अपने पास ही रखा, उसे सैनिकों को नहीं दिया। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। फिरोज शाह द्वारा नहर प्रणाली का निर्माण किया गया और सिंचाई कर, जिसे हक ए शर्ब के नाम से जाना जाता है, ऐसे किसान जो सिंचाई के लिए शाही नहरों का प्रयोग करते थे, उन्हें अपनी उपज का 1/10 भाग सरकार को देना पड़ता था। इसे हक ए शर्ब टैक्स भी कहते थे या सिंचाई कर भी कहते थे। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के शासनकाल में इस्लाम के कानून और उलेमा वर्ग को प्रधानता दी थी। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक ने सरकारी पदों को वंशानुगत किया और मासिक वेतन दिया। इसने जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स ए सिराज अफीफ को अपना संरक्षण भी दिया। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना अपने भाई जौना खां मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर और फिरोजा जो हिसार में है, फतेहाबाद, फिरोजपुर और फिरोजाबाद जैसे प्रसिद्ध नगर भी बसाए। जौनपुर को भारत का शिराज कहा जाता था। सल्तनत काल में सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने ही लोक निर्माण विभाग, जिसे इंग्लिश में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट या PWD के नाम से भी जाना जाता है, उसकी स्थापना सबसे पहले सल्तनत काल में फिरोज शाह तुगलक ने ही की। उसके राज्य का जो आर्किटेक्ट था नाम था गानी सहना। बिल्डिंग प्लान को उसके खर्च एस्टिमेट्स के साथ दीवान ए विजारत के सामने स्वीकृति के लिए मतलब अप्रूवल के लिए रखा जाता था। खान ए जहां तेलंगानी के मकबरा की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है। दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने ही करवाया था। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल भारत में सिंचाई के लिए, नहरों के जाल के लिए बहुत ही प्रसिद्ध रहा और सिंचाई और यात्रियों की सुविधा के लिए उन्होंने बहुत सारे कुएं भी खुदवाए। बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण अपने आवास के पास 1200 नए फलों के बाग भी लगवाए। फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा से दिल्ली लाया गया। इसने चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए, जिसे अद्धा एवं विख भी कहा जाता था। हिंदू एवं मुस्लिम दोनों संप्रदाय लोगों में एक दूसरे के विचार की बेहतर समझ के लिए अनुवाद या ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में हुई और ज्वालामुखी मंदिर के लाइब्रेरी से 1300 ग्रंथ जो लूटे गए थे, उनमें से कुछ को फारसी भाषा में विद्वान अपाउद्दीन द्वारा दलायते फिरोज शाही के नाम से अनुवाद कराया गया। इसकी मृत्यु सितंबर 1388 ईस्वी में हो गई थी। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक हुसैन शाह था। नसीरुद्दीन महमूद 1394 से 1412 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का शासक रहा। यह तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान भी था और इसके शासन के दौरान ख्वाजा जहां ने जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी। पंजाब का जो सूबेदार था खिजर खां, वो भी स्वतंत्र होकर दिल्ली को पाने की कोशिश करने लगा और फिरोज के बेटे नुसरत शाह ने भी चुनौती दी थी। इस तरह तुगलक वंश 2 भागों में विभाजित हो गया और दोनों शासकों मतलब नसीरुद्दीन दिल्ली में और नुसरत शाह फिरोजाबाद में शासन करने लगे। शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई है, यह कथन नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में ही दिया गया। मंगोल सेना नायक तैमूर ने भारत पर आक्रमण 1398 ईस्वी में इसी दौरान किया और दिल्ली सल्तनत एवं तुगलक वंश दोनों को ही नष्ट कर दिया। 1412 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया। इसके बाद है सैयद वंश जो 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक चला। 1413 ईस्वी में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान तो चुना था, लेकिन उसे तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर के सूबेदार खिजर खां ने हरा दिया। तैमूर के जाने के बाद खिजर खां ने खुद को उत्तर पश्चिम का वायसराय घोषित कर लिया और 1414 ईस्वी में खिजर खां ने दिल्ली पर कब्जा करके सैयद वंश की नींव डाली। इसने सुल्तान की उपाधि के स्थान पर रैयत ए आला की उपाधि धारण की और इसकी मृत्यु 20 मई 1421 ईस्वी को हो गई। खिजर खां का जो पुत्र है मुबारक खां, उसने शाह की उपाधि धारण की थी और मुबारकबाद की स्थापना मुबारक शाह ने ही की थी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी की पुस्तक तारीख ए मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद है लोदी वंश जो प्रथम अफगान साम्राज्य था दिल्ली सल्तनत का। 1451 से 1526 ईस्वी तक चला। बहलोल लोदी ने अलाउद्दीन आलम शाह को गद्दी से उतार दिया और 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को लोदी वंश की स्थापना की। इस तरह अफगानों की शाहू खेल शाखा से संबंधित बहलोल लोदी गाजी ने प्रथम अफगान साम्राज्य की नींव डाली और अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया। बहलोल लोदी को मोहम्मद शाह ने खान ए खाना की उपाधि दी थी।
वह अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था और इसकी सबसे महत्वपूर्ण विजय जो थी वो जौनपुर की विजय थी। उसके दरबार में कई हिंदू सरदार थे, जैसे राय करण सिंह, राय प्रताप सिंह, राय नरसिंह, राय त्रिलोक चंद और राय दादू। बहलोल सिक्का भी बहलोल लोदी ने चलाया था, जो अकबर से पहले उत्तर भारत में मतलब विनियमन का मुख्य साधन था। लोदी वंश के शासनकाल में अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। सिकंदर शाह निजाम खां, सिकंदर शाह का ही नाम निजाम खां है। बहलोल लोदी ने मृत्यु के पहले ही अपने बेटे निजाम खां को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था, पर कुछ सरदारों ने इसका विरोध किया क्योंकि निजाम खां की मां जयबंद एक सोनार की बेटी थी। शक्तिशाली सरदारों ने निजाम का साथ दिया और 17 जुलाई 1489 ईस्वी को निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से गद्दी पर बैठा और लोदी वंश का महानतम शासक बना। सिकंदर शाह लोदी वंश का अंतिम शासक था और उसने राजस्थान के शासकों पर अपने अधिकार सुरक्षित रखने और व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण के लिए आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में की थी और राजधानी दिल्ली से अपनी राजधानी आगरा में ट्रांसफर कर ली थी। उस वक्त नाप का पैमाना गज ए सिकंदरी शुरू किया गया और बहलोल लोदी ने अमीरों को मसनद ए अली कहा। गरीबों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था भी की गई और मुहर्रम में ताजिए निकालना बंद कर दिए गए और पीरों और संतों की मजारों पर मुस्लिम स्त्रियों को जाने से रोका जाने लगा। इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्तियों को तोड़ दिया था। फरहंगे सिकंदरी जो है वो एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद रूप है। लज्जत ए सिकंदर शाही गायन विद्या का एक श्रेष्ठ ग्रंथ की रचना हुई है। सिकंदर लोदी को शहनाई सुनने का बहुत शौक था और गुलरुखी उपनाम से वो कविताएं भी लिखा करता था। सुल्तान सिकंदर शाह लोदी ने अनाज से जकात मतलब संपत्ति कर को समाप्त कर दिया था। मोठ मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के शासनकाल में ही हुआ था और सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माण सुल्तान इब्राहिम लोदी ने करवाया था। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हो गई थी। इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा। इस दौरान खातोली का युद्ध 1518 ईस्वी में हुआ, जिसमें महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया और पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसे बाबर के योग्य सेनापतित्व, श्रेष्ठ युद्ध नीति और तोपखाने की वजह से इब्राहिम लोदी हार गया और युद्ध स्थल में मारा गया। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार ने दिल्ली सल्तनत का अंत कर दिया और इस तरह भारत में मुगल साम्राज्य की नींव बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर 1526 ईस्वी में डाली। दोस्तों, मैं आप तक मुगल साम्राज्य और हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर भी एग्जाम पर्सपेक्टिव वाले सभी फैक्ट्स के साथ वीडियो लेकर आऊंगा। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। सुल्तान इब्राहिम के अलावा भारत का अन्य कोई सुल्तान युद्ध स्थल में नहीं मारा गया था। तो अब दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जानते हैं। सल्तनत काल में मजलिस ए खलवत मतलब मंत्री परिषद की बैठक मजलिस ए खास में हुआ करती थी और बार ए खास में सुल्तान जो है वो अमीरों, मालिकों, दरबारियों और बाकी रईसों को बुलाया करता था। वजीर को प्रधानमंत्री कहते थे। वह रेवेन्यू डिपार्टमेंट मतलब राजस्व विभाग का हेड होता था। मुशरिफ ए मुमलिक, जिसको महालेखाकार भी कहते थे, वो प्रांतों और अन्य विभागों से प्राप्त आय और व्यय का लेखा जोखा रखता था। खजीन कोषाध्यक्ष कहलाता था और आरीज ए मुमालिक दीवान ए अर्ज या सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। मजमुआदार उधार दिए गए धन का यानी लोन का हिसाब रखता था और काजी उल कजात जो थे वो सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। आमिर ए अखुर रॉयल घोड़ों के ट्रुप्स का हेड यानी घोड़ों का सरदार कहा जाता था और आमिर ए बहर पुलिस और नौसेना का चीफ होता था। शाहना ए पिल ये रॉयल हाथियों के ट्रुप्स का यानी हाथियों का सरदार कहा जाता था और वकील ए दर सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था। उस वक्त सदर उस सुदूर धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख हुआ करता था। बरीद ए मुमालिक स्टेट न्यूज एजेंसी और गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी था। प्रशासनिक विभाग और इसे प्रारंभ करने वाले शासकों के बारे में जान लेते हैं। दीवान ए मुस्तखराज जो राजस्व विभाग था अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे राजस्व व्यवस्था से भ्रष्टाचार और लूट को समाप्त करने के लिए शुरू किया।
दीवान ए रियासत बाजार नियंत्रण विभाग था जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू किया, और दीवान ए अमीर को ही कृषि विभाग था जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया। दीवान ए खैरात दान विभाग था जिसे फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया। दीवान ए बंदगाह दास के लिए शुरू किया गया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा विभाग था। और दीवान ए इंशा कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब पत्राचार के लिए शुरू किया गया। दीवान ए को ही मोहम्मद बिन तुगलक ने संकट की स्थिति में किसानों को सहायता देने के लिए कृषि विभाग स्थापित किया था। दीवान ए विजारत फिनेंस डिपार्टमेंट था, इसका हेड वजीर या प्राइम मिनिस्टर होता था। विजारत को इस्लामी संविधान में मान्यता दी गई थी और मुस्लिम सम्राटों के मंत्री परिषद के लिए विजारत कहा गया। राज्य का प्रधानमंत्री वजीर कहलाता था और महमूद गजनवी के शासन काल के समय से ही अब्बास फजल बिन अहमद पहले वजीर हुए। वजीर राजस्व विभाग मतलब दीवान ए विजारत का हेड होता था और लगान, कर व्यवस्था, दान और सैनिक व्यय देखता था। फिरोज शाह तुगलक के समय वजीर का पद अपने चरमोत्कर्ष पर जा पहुंचा था। दीवान ए रिसालत अपील के लिए होती थी और दीवान ए अर्ज सेना के लिए विभाग थी। गुलाम वंश के शासक बलबन ने सैन्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना की और सर्वप्रथम बलबन ने ही रेगुलर आर्मी रखने की शुरुआत की थी। बलबन ने इमादुल मुल्क को दीवान ए खारिज मतलब सैन्य मंत्री नियुक्त किया था और उसे रावत ए अर्ज की उपाधि भी दी। आरिज विभाग का प्रमुख कार्य आर्मी में रिक्रूटमेंट करना था और सेना को आर्म्स देना था और सैलरी देना था। देवल उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था और दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का संगठन और रैंक्स का विभाजन किया गया था। घुड़सवारों के ट्रुप्स का जो हेड था उसको सरेखेल कहते थे और 10 सरेखेल के ऊपर एक सिपह सालार था और 10 सिपह सालार के ऊपर एक अमीर, 10 अमीर के ऊपर एक मालिक और 10 मालिकों के ऊपर एक खान होता था। खराज, जजिया, खुम्स और जकात इन 4 करों को जान लेते। खुम्स के अलावा जितने भी कर हैं वो सब भूमि उत्पाद पर लगते थे। खुम्स जो क्या था, लूट का धन था। इसमें क्या था, जो भी युद्ध में जनता से लूट से प्राप्त होता था धन, उस लूट का 4/5 भाग यानी 4/5 पार्ट जो है वो सैनिकों में बांट दिया जाता था और शेष 1/5 भाग राजकोष में जमा होता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने 4/5 भाग राजकोष में रखा और शेष 1/5 भाग सैनिकों में बांटा। एक शहर या 100 गांवों के शासन की देखरेख के लिए अमीर ए सदा नामक अधिकारी होता था और परगना जो गांव का समूह था उसमें एक आमिल या अमल गुजार होता था जो परगने के रेवेन्यू कलेक्शन का काम करता था। ग्राम स्तर पर चौधरी होते थे, वो भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होते थे। मुफ्ती और वली के कार्यों की देखभाल के लिए सुल्तान ख्वाजा नामक एक अधिकारी नियुक्त होता था। सभी महत्वपूर्ण मामलों के चर्चा के स्थान को मजलिस ए खलवत या मजलिस ए आप भी कहा जाता है। सदर उस सुदर बता ही दिया। विभाग का संपूर्ण धन केवल मुस्लिम जनता के लाभ के लिए व्यय किया जाता था। बरीद ए मुमालिक सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान था। सल्तनत काल में जिलों को सिख कहा जाता था। सिखों के शासक सिखदार कहलाते थे। सल्तनत काल में सैनिक संगठन तुर्की और मंगोल पद्धति पर आधारित था और सैनिकों की सीधी भर्ती, स्थायी सेना का संगठन, सरकारी खजाने से नकद भुगतान, घोड़े दागने की प्रथा, ये सब सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। मशीन को मंगलिक या अर्राद कहा जाता था। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस जान लेते हैं। सरसूती जो अच्छी किस्म के चावल के लिए जाना जाता है, उस वक्त दिल्ली सल्तनत काल में। अनीवाड़ा व्यापारियों का तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता था। सतगांव रेशमी रजाइयों के लिए जाना जाता था। आगरा नील उत्पादन के लिए जाना जाता था। बनारस सोने चांदी और जड़ी के काम के लिए जाना जाता था। अब अमीर खुसरो को जान लेते हैं। अमीर खुसरो अबुल हसन यामिनुद्दीन खुसरो या अमीर खुसरो, इसका जन्म 1253 ईस्वी में हुआ था। 651 हिजरी संवत में उत्तर प्रदेश के वर्तमान कासगंज जिले कांसीराम नगर के पटियाली में हुआ था। वह 8 वर्ष की आयु में ही कविता रचने लगे और खुसरो ने स्वयं को तूती ए हिंद भी कहा है। खुसरो पहले मुसलमान थे जिन्होंने भारतीय होने का दावा किया था। अमीर खुसरो स्वयं कहते हैं, मैं तुर्की, भारतीय और हिंदी बोलता हूँ। भारत में कव्वाली नामक संगीत शैली के आरंभकर्ता भी अमीर खुसरो ही थे। पहली मनसबी जो उन्होंने लिखी है वो किरान उस सादेन है। बाकी रचनाएं हैं मिफ्ताह उल फुतूह, तारीख ए दिल्ली, खजाइन उल फुतूह जिसे तारीख ए अलाई भी कहा गया, आशिका, नूह सिपीहर तथा तुगलकनामा, ये सब प्रमुख ऐतिहासिक मसनवी है। तुगलकनामा अमीर खुसरो की अंतिम ऐतिहासिक मसनवी। नई फारसी काव्य शैली, सबक ए हिंदी या हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता अमीर खुसरो को ही माना जाता है। संगीत यंत्रों, तबला तथा सितार का प्रचलन 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने ही भारत में शुरू किया। अमीर खुसरो और शेख निजामुद्दीन औलिया दोनों ने ही 7 या अधिक सुल्तानों का शासनकाल देखा था। अमीर खुसरो खुद बलबन के समय
कैकुबाद के समय, जलालुद्दीन खिलजी के समय, अलाउद्दीन खिलजी के समय, मुबारक शाह, गयासुद्दीन तुगलक तथा मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के अंतर्गत रहे। 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के सत्ता संभालने के वर्ष में ही अमीर खुसरो की मृत्यु हो गई। और अमीर खुसरो के बारे में यह भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि वह सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। हिंदी खड़ी बोली का जनक भी अमीर खुसरो को ही माना जाता है और नई फारसी काव्य शैली जो सबक के हिंदी जिसे हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता भी अमीर खुसरो को ही माना जाता है। फारसी का पहला कवि था अमीर खुसरो, जिसने अपनी रचनाओं का महत्वपूर्ण तत्व जो है वो इंडियन एटमॉस्फेयर, इंडियन एनवायरनमेंट पे मतलब भारतीय पर्यावरण के इर्द गिर्द रखा था। कव्वाली नामक संगीत शैली के प्रारंभिक रूप से आरंभकर्ता अमीर खुसरो ही थे। इसके बाद अल-बरूनी ने किताब उल हिंद की रचना की थी और अरब से आने वाले यात्री थे अल-बरूनी। इनका वास्तविक नाम था अबू रेहान। इनकी प्रमुख कृति है तहकीके हिंद या किताब उल हिंद। इसे से हमें तत्कालीन भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था पर विशेष विवरण मिलता है। तबकात ए नासिरी मिनहाज उस सिराज का ग्रंथ है जो सुल्तान नासिरुद्दीन को समर्पित था। ताजुल मासीर को सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी ने लिखा था। याहिया बिन अहमद ने सैयद शासक मुबारक शाह के संरक्षण में तारीख ए मुबारक शाही लिखी, जो सैयद शासकों के इतिहास को जानने का एकमात्र साधन है। शम्स ए सिराज, अफीक तथा जियाउद्दीन बर्नी ने अलग अलग तारीख ए फिरोज शाही की रचना की तथा ख्वाजा अबू मलिक इसामी ने फुतूह उस सलातीन की रचना की। राणा कुंभा ने संगीत शास्त्र पर संगीत मीमांसा, संगीत राज आदि ग्रंथों का प्रणयन किया और तुगलक वंशीय शासक फिरोज शाह तुगलक ने अपना संस्मरण फुतूहात ए फिरोज शाही के नाम से लिखा है। फतवा ए जहांदरी पुस्तक के लेखक जियाउद्दीन बर्नी है। भारत में फारसी साहित्य का विकास जो है वो मुस्लिम विजेताओं के आगमन से ही हुआ और उन्होंने ही फारसी साहित्य को एक नया रूप दिया। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद फारसी भाषा को राजभाषा का स्थान मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज का स्थान फारसी भाषा को दिया गया। अमीर खुसरो ने ईरानी तंबूरे और भारतीय वीणा को मिलाकर सितार का आविष्कार किया और सितार को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ माना गया है। राग शैलियां थीं ईमान, जिल्फ और साजगरी। पुंडरीक विट्ठल ने संगीत ग्रंथ रागमाला की रचना की थी, जबकि संगीत राज नामक संगीत ग्रंथ की रचना राणा कुंभा ने की और राग चंद्रिका की रचना द्वारकानाथ भट्ट ने की और राग कल्पुद्रम की रचना कृष्णानंद व्यास ने की थी। हालांकि काशीनाथ शास्त्री अप्पा तुलसी ने भी राग चंद्रिका की रचना की थी। तुगलक वंशीय शासक फिरोज शाह तुगलक ने अपना संस्मरण फुतूहात ए फिरोज शाही के नाम से लिखा है। इस पुस्तक को लिखने में सुल्तान का मुख्य उद्देश्य यह था कि वह अपने को एक आदर्श मुसलमान शासक सिद्ध करना चाहता था। सल्तनत काल में ऊंचे धार्मिक और न्यायिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को, जिन्हें उलेमा कहते थे, उनको सामूहिक रूप से दस्तार बंदान भी कहते थे, मतलब पगड़ी पहनने वाले लोग। इब्न बतूता 1333 से 1347 ईस्वी तक भारत में आया हुआ मोरक्को का यात्री था और यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1325 से 1351 के बीच जो मोहम्मद बिन तुगलक का काल है उसी बीच आया था। मार्को पोलो वेनिस इटली का प्रसिद्ध यात्री था और वह पांड्य शासक मारवर्मन कुलशेखर 1268 से 1310 ईस्वी के बीच भारत में आया था। ईरानी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय 1422 से 1446 ईस्वी के बीच विजयनगर आए थे और नूनिज पुर्तगाल का यात्री और अश्व व्यापारी था, घोड़े का व्यापारी था। इसने भी विजयनगर की यात्रा की थी। चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना 1232 से 1233 ईस्वी में सदरुद्दीन मोहम्मद अल औफी द्वारा की गई थी। इनकी पुस्तक का नाम लुबाब उल अलबाब तथा जवामी उल हिकायत था। जवामी उल हिकायत में ही उन्होंने दिशा सूचक यंत्र के बारे में लिखा है। आइन उल मुल्क मुल्तानी ने अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के अधीन अपनी सेवा दी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 ईस्वी में आइन उल मुल्क मुल्तानी को मध्य भारत भेजा था, जहां उसने मालवा पर विजय प्राप्त की थी। वह अपने अंतिम दिनों में दक्षिण विजय में ही व्यस्त रहा था। मध्यकालीन भारत में महत्तर और पट्टकिल पदनाम ग्राम मुखिया के लिए प्रयुक्त होते थे। भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था और भारत में चरखे का पहला लिखित उल्लेख इसामी की फतुह उस सलातीन में 1350 ईस्वी में मिलता है। 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें। थैंक यू। जय हिंद।